नमस्कार साथियों। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं जो कल होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा और जो जो हम बताएंगे उसको आप नोट करते जाइएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो देखिएगा। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। हमने इसे याद करने का एक आसान सा तरीका बताया था जिसके सहायता से आप याद कर सकते हैं। हमने 4 वर्ड बताए थे। हरदम। क्या बताया था? हरदम। क्योंकि एग्जाम में जो है आप हड़प्पा और मोहनजोदारो में आप अंतर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमने बताया था कि आसानी से याद कर सकते हैं। ह से होता है हड़प्पा। किस नदी के किनारे बसाया गया था? तो रावी नदी के किनारे। ये ध्यान रखिएगा। किस नदी के किनारे बसाया गया था? रावी नदी के किनारे। और खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने किया था खोज। किसने किया था खोज? दयाराम साहनी ने। और उसके बाद जो है पूछ लेता है कि हड़प्पा जो है वर्तमान में है कहाँ पर। वैसे तो पाकिस्तान में है, लेकिन आपसे पूछता है कि जिला किस जिले में है। हड़प्पा जो है मटगोमरी जिले में स्थित है। किस जिले में है? मटगोमरी जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे मोहनजोदारो का भी पूछता है, मोहनजोदारो का, तो इसे भी हमने बताया था कि एक 4 वर्ड से ही आप इसे याद कर सकते हैं। माँ से क्या होता है? मोहनजोदारो होता है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और किस नदी के किनारे बसाया गया है? सिंधु नदी के किनारे। ये ध्यान रखिएगा। और खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। और किस जिले में है? लरकाना जिले में है। किस जिले में है? लरकाना जिले में। और दोनों जो है दोनों पाकिस्तान में है। ये ध्यान रखिएगा। 4 अब देखिएगा। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में। आप ये दोनों प्रश्न को ध्यान रखिएगा। आपसे दोनों जो है पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। आप ये इसका भी ध्यान रखिएगा और इसका 1921-22 में। और पूछेगा खोज कौन किया? हड़प्पा का दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो का कौन किया? राखल दास बनर्जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। आपको ये 4 वर्ड ध्यान में रखना है, बस ये 4 वर्ड। कौन सा? एक हरदम, एक मसरल। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है किसने किया था? हरिसेन ने किया था। और प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है किसे जाता है? समुद्रगुप्त को। पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति से किस शासक की जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। हम प्रश्न की संख्या लगभग 50-60 ही लेकर के आए हैं, लेकिन जितने भी रहेंगे आपके एग्जाम के आने वाले जो है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसे पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो हमने अभी बताया कि मोहनजोदड़ो को याद करने का मात्र 4 वर्ड है। मोहनजोदड़ो ये होता है, म से मोहनजोदड़ो होता है। नदी पूछ ले तो सिंधु नदी। ठीक है। और ये र से कौन? राखल दास बनर्जी। इसी का क्या कहते हैं हम? RD बनर्जी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आप अंतर स्पष्ट कर पाइएगा वहां पे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो सिंधु सभ्यता में जो था वहाँ का समाज जो था मातृ सत्तात्मक था। कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे मातृ देवी की पूजा भी करते थे। मातृ देवी के साथ साथ जो है कुंवर वाले सांड उनके प्रिय देवता थे। ध्यान में रखिएगा। प्रिय देवता या प्रिय पशु कौन था? कुंवर वाला सांड था। और एक और बात आपको पूछे, जैसे अभी जो है ना, अभी का समाज हमारा कैसा है? पितृ सत्तात्मक है। पिता के वंश से चलता है, पिता का महत्वपूर्ण भूमिका होता है हमारे समाज में। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी बातें नहीं थी। सिंधु घाटी का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था राजदूत था। किसका राजदूत था? हम बताए थे, सिकंदर का सेनापति कौन? सेल्यूकस निकेटर। याद है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इन्होंने अपनी पुत्री की देखभाल के लिए जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और पूछता है कि मेगास्थनीज था क्या? तो राजदूत था। क्या था? राजदूत था। और किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। कौन सी पुस्तक? इंडिका। इंडिका। इंडिका पुस्तक लिखी थी। ये सारे प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य की रचनाकार जो थे कौन थी? पतंजलि ने किया था। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। या किस राजवंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से था। मौर्य राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन में ही नहीं थे। भारत का नेपोलियन, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया है, ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग है। सारे ऑप्शन रॉन्ग है। किस किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को? विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल के जो है इसे कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारे कार्य किए थे भारत के विकास के लिए। समझे? इसीलिए स्वर्ण काल कहा जाता है। और इनके शासन काल में जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम सर्वप्रथम सोना के सिक्का कौन चलाया? सोना के सिक्के किसने चलाया? किसने जारी किए? तो ये क्या होंगे? हिंदी यूनानी। ये ध्यान में रखिएगा, कौन किया था? हिंदी यूनानी। हिंदी यूनानी किया था। अब पूछेगा सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? पूछेगा सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक सबसे अधिक किसने जारी किए? सर्वाधिक सोने के सिक्के। सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन चलाए थे? सर्वाधिक जो है यही गुप्त शासक चलवाए थे। शुद्ध सोना एक होता है, शुद्ध सोना। शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? शुद्ध सोने के सिक्के, तो ये होगा कौन? कुषाण। ये पूरे प्रश्न को जो है आप नोट भी पेन लेकर के लिख लीजिएगा। पूछेगा भारत में सबसे पहले सोना कौन जारी किया? तो हिंदी यूनानी। कौन जारी किया था? हिंदी यूनानी किया था। ये हिंदी यूनानी। ओ भाई ये क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे सती प्रथा की साक्ष्यों का अभिलेख कहाँ मिला है? तो सती प्रथा का उल्लेख जो है सर्वप्रथम एरन अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। भानुगुप्त का। किस शासक का है? भानुगुप्त का है एरन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत के रचनाकार कौन थी? महर्षि वेद व्यास थे। कौन किया था? महर्षि वेद व्यास ने किया था। और रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण की,
हालांकि रामायण नहीं पूछता है, ये वाल्मीकि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। हमने बताया था कि आप याद कर सकते हैं आसानी से, हम बताए थे, पूरे का काल भी बताए थे, स्थान भी बताए थे। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। एक होता है शासनकाल, शासनकाल, और एक होता है कौन सा? स्थान। यही में से आपको पूछ ले। अध्यक्ष हालांकि उतना नहीं पूछते, परंतु हम सब बता रखे हैं। पहला बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के। अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु के काल में। दूसरा कालाशोक, और तीसरा, तीसरा अशोक, और चौथा जो है कनिष्क, कनिष्क। ये चार हमने बताए थे कि काल है, और स्थान पूछे तो कहाँ? पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। इसमें से एक प्रश्न रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आप आसानी से याद कर सकते हैं स्थान को, कैसे याद कर सकते हैं इसको बताए हुए हैं, फिर भी आप एक बार और देख लीजिए। आप इसको याद कर सकते हैं, रा, वै, पा, कु। ठीक है, ये चार वर्ड है। रा से राजगिरी में पहला स्थान, दूसरा कहाँ? वैशाली में, तीसरा कहाँ? पाटलिपुत्र में, चौथा कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। हमने अपने टाइम पर ऐसे ही याद किए हैं, इसको बता दे रहे हैं ताकि आपको भी शायद याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन देते हैं एग्जाम में। और देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं? अ का अक, अ का अक। हम ये तरीका बता रहे हैं जिससे याद हो सकता है आपको आसानी से। पहला, अ से देखिए अजातशत्रु, क से कालाशोक देखिए, अ से अशोक देखिए, और क से कनिष्क देखिए। ये आपको चार वर्ड से याद हुआ चारों, और इधर ये शासनकाल का और ये स्थान का, ये ध्यान रखिएगा। अगर ईस्वी भी पूछे तो 483, 383, 255, 21 हम बता रखे हैं पूरा। पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर आपको देखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि मुगल चित्रकला किसके समय चरम सीमा पर थी। तो किसके समय में? जहांगीर के समय में। ये बहुत बड़ा चित्रकार था। इसका कथन था कि अगर कई सारे चित्रकार मिलकर के जो है एक पेंटिंग बनाए, उसको हम पहचान लेंगे कि किसने इसके हाथ बनाए हैं, किसने इसके आईब्रो बनाया है, किसने इसके बाल बनाए हैं। ये जहांगीर का कहना था, और सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे बख्तियार खिलजी कौन था। तो बख्तियार खिलजी जो था सेनापति था। किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था यह। इन्होंने जो है इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए कई सारे बौद्ध मठ को और मंदिरों को, मस्जिदों को, मंदिरों को और बौद्ध मठों को तोड़ा था बख्तियार खिलजी ने। कहा कहना है इतिहासकारों का कि इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था इसीलिए। किसने? नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? इसी ने ध्वस्त किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय बनाया कौन था? कुमार गुप्त बनाया था। कुमार गुप्त। ये जो जलाया था, कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय वही थी, नालंदा विश्वविद्यालय। और अभी भी ये इसके खंडहर, कहा जाता है कि इन्होंने जो जलाया था उसके पुस्तक लगभग 3 महीने तक लगातार जलते रह गए थे। इतना बड़ा पुस्तकालय था उस विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये जो है अभी बिहार में स्थित है खंडहर। अभी आप देख सकते हैं जाके कभी मौका मिले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हरिहर तथा बुक्का किस राजवंश से, किस वंश के शासक थे। तो हरिहर और बुक्का जो है इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? विजयनगर की।
पूछेगा ये एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। विजयनगर की स्थापना कब की थी? 1336 में किया था। और विजयनगर की जो ये थे स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का थे, और इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा था। और विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। कितने? 4 राजवंशों ने। कौन सा? संगम है, सालूब है, तुलुब है और अराविदु है। अराविदु, ये 4 राजवंशों ने शासन किया था। और पूछेगा संगम वंश के शासक को क्या कहा जाता था? राय या नरपति कहा जाता था। ये ध्यान में रखिएगा, राय या नरपति। नरपति। विजयनगर के शासक को क्या कहा जाता था? राय या नरपति कहा जाता था। ये बात ध्यान में रखिएगा। और स्थापना वर्ष पूछेगा 1336 में। विजयनगर पर, विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो वो था निकोलो कोंटी। और कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन सी थी? तो मुगल काल में जो है सर्वाधिक उर्वर भूमि का नाम, सर्वाधिक उर्वर भूमि का नाम क्या था? पूलज था। पूलज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं धम्म की भाषा क्या थी? तो धम्म की जो भाषा थी, बौद्ध धर्म की सुरक्षा के लिए अशोक ने जो है धम्म की नीति लाई थी। ये हम पहले बता चुके हैं। तो धम्म की जो भाषा थी वह कौन थी? प्राकृत थी। इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था धम्म लिखने में या फिर अभिलेख लिखने में। और अशोक के जो अभिलेख है 4 लिपि में लिखा गया था। कितनी लिपियों में? 4 लिपि में। 4 लिपि में लिखा था। कौन कौन 4 लिपि है? एक है ब्राह्मणी। कैसे होता है ब्राह्मणी, एक बार देख लीजिएगा। एक खरोष्ठी, खरोष्ठी। और तीसरा अरमाइक। और चौथा ग्रीक। ग्रीक। ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणी जो होता है भारत में ब्राह्मणी पाई जाती है, खरोष्ठी आपके पाकिस्तान में, अरमाइक अफगानिस्तान में, ग्रीक ग्रीक की तरफ पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। 4 लिपि लिखवाई थी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के किस कौन से क्रम के तीर्थकर थे? 24वें क्रम के तीर्थकर थे। और 23वें कौन थे? 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे। हम ये सारे प्रश्न इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई प्रश्न पूछ लेगा। पार्श्वनाथ 23वें थे और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में। और कब हुआ था? 540 ईस्वी में। इसके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। किनके पिता का नाम? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और माता कौन थी? त्रिशला थी। ये ध्यान में रखिएगा। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इनके बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? ये आप कमेंट में बताइएगा। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? ये कमेंट में बताइएगा। क्या नाम था बचपन का? और एक और बताते हैं, इनके जो पिता का नाम था, ये गौतम बुद्ध की बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान में रखिएगा। जो महावीर स्वामी के पिता का नाम था वही नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। इसी को उदयभद्र कहा जाता है। उदयभद्र कहा जाता है, या उदयन को ही उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था उसका नाम था फाहियान। और फाहियान किस गुप्त शासक के काल में आया था?
चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। विक्रमादित्य कहते हैं। आपने जो विक्रम बेताल की जो सीरियल जो भी देखे होंगी, वो यही थे, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार को बनाने का काम जो है किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और किसकी याद में? बख्तियार काकी के याद में। बख्तियार काकी के याद में। नाम भी अजीब तरीके का है, पर हम क्या करें। इनकी याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को प्रारंभ किया था निर्माण करने का। परंतु जो है निर्माण के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इनका दामाद और उत्तराधिकारी भी, कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। आपको ये पूछे कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया, तो इसका आंसर इल्तुतमिश होगा। और शुरू किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, ध्यान में रखिएगा। और कुतुब मीनार दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है। और मोइनुद्दीन चिश्ती का मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो इसका अजमेर में है। ये दोनों में से कोई पूछ लेता है। इसका दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। वही औलिया का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। मीरा किसकी भक्त थी? मीरा जो थी किसकी भक्त थी? वह कृष्ण की दीवानी थी। एक छोटी सी कहानी बताते हैं। मीरा का जन्म जो हुआ था राजस्थान की मेड़ता जिले में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण को अपना गुरु भक्त उन्हीं के प्रेम में या बीती हुई रहती थी। परंतु जो है इनका विवाह इच्छा के विरुद्ध करा दिया गया था कहीं और। परंतु जो है उनके ससुराल वालों ने इनको जान से मारने की धमकी दी, जहर भी दिया, परंतु ये मरी नहीं। फिर जो है वहां से निकल करके कृष्ण की वहाँ दीवानी हो गई और कृष्ण के प्रेम में ही अलीन हो रही, जीवन भर इधर उधर भटकती रही। देखिए, कह रहे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन को किसने लेकर के आए थे? रामानंद लेकर के आए थे। और दक्षिण भारत में कौन स्टार्ट किया था भक्ति आंदोलन को? अलवार और नैनार। ये ध्यान में रखिएगा, अलवार और नैनार। अलवार और नैनार। अलवार थी जो थी, अलवार में संतों की संख्या 63 थी। अलवार में 12 था, नैनार में 63 था, ध्यान में रखिएगा। अलवार में कितने थे? अलवार में 12 थी और नैनार में 63 थे। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक बार इसको आप गूगल कर लीजिएगा कि अलवार में संतों की संख्या। अलवार जो थे विष्णु की उपासना करते थे। किनकी? विष्णु की। विष्णु की। विष्णु की उपासना करते थे। और नैनार जो थे किसके भक्त थे? शिव के। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि अग्रहार भूमि दान की जाती थी। अग्रहार जो थी क्या थी? ब्राह्मणों को दी जाने वाली मुफ्त की जमीन थी। यानी कि शासक वर्ग जो थे ब्राह्मण को मुफ्त में जमीन देते थे। उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। और उस भूमि से किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं लिया जाता था, यानी कि कर नहीं लिया जाता था। कर रहित भूमि होती थी यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि पद्मावत की रचयिता कौन है? तो पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। आप पद्मावत मूवी भी देखे होंगे तो उसमें कहानी बताई गई है पद्मावती थी कौन, क्या चक्कर था अलाउद्दीन खिलजी से। ये सारा वाकया फिल्म के जरिए आप देख सकते हैं, जिस फिल्म पे स्टार्टिंग में प्रतिबंध भी लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करे कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो विवाह जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं?
8 प्रकार के विवाह होते हैं। 8 प्रकार में जो होते हैं 4 प्रकार के मान्य होते हैं और अमान्य जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। मान्य भी 4 और अमान्य भी 4 प्रकार के। ब्रह्म विवाह होता है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। पत्ते, ये 4 को जो होते हैं मान्य विवाह होते हैं और 4 अमान्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? पैशाच होता है, पैशाच होता है, उसके बाद राक्षस होता है और 2 और है जो आप देख लीजिएगा और पूछ लेगा आपके एग्जाम में, निम्न में से कौन अमान्य विवाह है, निम्न में से कौन अमान्य नहीं है, ऐसे करके पूछ लेते हैं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से महिला संत कौन थी? तो महिला संत जो थी सभी महिला संत थी। मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कारिकल भी थी, ये सारी महिला संत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कृष्णदेव राय किससे संबंधित है? सुनिए, तो कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर के शासक थे। कहाँ, किस वंश के शासक थे? यानी कि किस एरिया के? विजयनगर के शासक थे और तुलुक राजवंश के शासक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक? ये बताइए आप कमेंट में, कौन सा पुस्तक लिखा था? ये पुस्तक आपके एग्जाम में पूछते हैं। और इनके दरबार में तेनालीराम रहते थे। आप सुने होंगे बचपन में कहानी, तेनालीराम, तेनालीराम, इन्हीं के दरबार में रहते थे तेनालीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती जो है कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी भी अमरावती है। पहले हैदराबाद हुआ करती थी, परंतु जो है तेलंगाना के बढ़ जाने के कारण इन्होंने अपनी राजधानी अमरावती को रख लिया है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अकबर की एक पुस्तक है अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा कौन लिखा? अबुल फजल, अबुल फजल। और एक और है बाबरनामा। बाबरनामा कौन लिखा? बाबर स्वयं लिखा था, बाबर स्वयं लिखा था। ये बात ध्यान में रखिएगा। अकबरनामा कौन लिखा, ये एग्जाम में पूछ लेता है। बाबरनामा को हम तुजुक बाबरी भी कहते हैं, ये भी पूछ ले तुजुक बाबरी कौन लिखा? तो बाबर ने ही लिखा। तो अकबरनामा कौन लिखा? अबुल फजल ने लिखा था। और एक और है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। लिखने में कोई गलती हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हुमायूं नामा कौन लिखा? गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की बहन भी थी। कभी इतिहास की चर्चा अगर हम टॉपिक वाइज लेके हैं तो उसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हम सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये आगे देखिए, गुलबदन कौन बेगम कौन थी? तो अभी हमने बताया कि गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं नामा की रचना की। रचना की तो नर्तकी थोड़ी होगी, नाचने वाली नहीं थी, गायिका थी ही नहीं, हीरोइन थोड़ी थी, लेखिका थी। क्या थी? लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो भारत में जो है सबसे पहले तंबाकू हो या अलू उलू हो, इसको लेकर के आए कौन थे? पुर्तगाली लेकर के आए थे। कौन लेके आया था भारत में? पुर्तगाली लेके आए थे। पुर्तगाली भारत में लेके आए थे और ये लेकर के आए और बादशाह अकबर के हाथों में थमा दिया था। इन्होंने सेवन किया था सर्वप्रथम। और जैसे ही आया किसका काल? जहांगीर का। किनका काल? जहांगीर का। जहांगीर का काल आया, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। पूछेगा बताइए, तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था? जहांगीर ने। और खुद एक नंबर का नशेड़ी आदमी था जहांगीर।
नशा के कारण ही इनकी जो पत्नी थी मानवाई जगत को सही करके ये सब छोड़ दी थी। वो कभी हम विस्तारित रूप से चर्चा करें तो चर्चा कर सकते हैं। देखिए, कह रहे कि जजिया किससे लिया जाता है। तो जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था। यानी कि अगर आप नन मुस्लिम हैं भारत में, ये मुगल टाइम पे था ये कर, अगर आप नन मुस्लिम हैं यानी कि मुस्लिम नहीं हैं तो आपसे जो है जो टैक्स लिया जाएगा वो होगा कौन सा कर, जजिया। और इनमें से क्या होगा, जिम्मी से लिया जाता है यानी कि गैर मुस्लिमों से। एक और प्रकार का टैक्स था, कौन सा, जक़ात। और जक़ात किससे लिया जाता था, इस्लाम से लिया जाता था यानी कि मुसलमानों से। जक़ात इस्लाम से, जजिया जिम्मियों से या गैर इस्लाम से, जो कि इस्लाम नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। तो रैयतवारी में जो भूमि का स्वामी होते थे वे कौन होते थे, किसान होते थे। कौन होते थे, किसान स्वयं होते थे। रैयतवारी, महालवारी, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं विस्तारित रूप में, परंतु अभी कल एग्जाम है तो हम क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति जो है 10 मई को प्रारंभ हुई थी और दिल्ली से हुई थी। कहाँ से, दिल्ली से। और पूरे जो था 1857 की क्रांति का नेता कौन था, बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर था ये। और ध्यान में रखिएगा, बिहार से पूछेगा तो बिहार से कौन था नेता, वीर कुंवर सिंह। पूछेगा बिहार से, बिहार से 1857 का नेता कौन था, वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह थे। अलग अलग, अब लखनऊ से कौन था, बेगम हजरत महल। आपको कानपुर से नाना साहब या तात्या टोपे। ये सब जगह से पूछ लेता है, तो एक बार आप जो है रिवाइज कर लीजिएगा। और किस तिथि को प्रारंभ हुई थी, 10 मई को प्रारंभ हुई थी। अब देखिए, बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त को शुरू करने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था, 1793 में। और इसी वर्ष जो है कॉर्नवालिस कोड बनाई गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि भूमि के माप को लेकर के इधर उधर होता था, इसलिए इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त शुरू कर दी थी और जमींदार को दे दी थी जमीन बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि सहायक संधि, सहायक संधि को किसने शुरू किया था। सहायक संधि लेके आया था, हुआ क्या था कि अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने अपने साथ सेना लेके आए थे। सेना लेके आए थे तो उनको रहने के लिए स्थान नहीं था। रहने के लिए स्थान नहीं था और देने के लिए अनाज नहीं थे। इसीलिए जो है राजा के साथ सहयोग किए, राजा के साथ एक समझौता किए कि महाराज आप जो है हमारी सेना को रख लीजिए, बदले में ये सेना जो है आपके युद्ध में और आपके घर की या आपके महल की रक्षा करेगा यहाँ सेना। परंतु जो है उनको पता नहीं था कि सबसे बड़े दुश्मन तो सामने वाले ही हैं। और यही जो संधि थी, सहायक संधि थी। कौन सी संधि थी, सहायक संधि थी। और आया कब था, 1798 में आया था। कब आया था सहायक संधि, 1798 में आया था। और 1798 में आया था और सहायक संधि को हस्ताक्षर करने वाला जो पहला राज्य था कौन था, हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद था। हैदराबाद, हैदराबाद था। हैदराबाद था, ध्यान में रखिएगा। 1798 में अपनाया था सहायक संधि को। और किसके काल में आया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिंधु सिद्धू और कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था। तो सिद्धू और कान्हू ने जो है किसका नेतृत्व किया था, संथाल विद्रोह का। किसका किया था, संथाल विद्रोह का। और संथाल विद्रोह हुआ कब था, 1855 में हुआ था। कब हुआ था संथाल विद्रोह, 1855 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं 1916 में हुए भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था लखनऊ में, उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। आप पढ़े होंगे कि सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। इसमें जो थे कांग्रेस जो है दो भाग में बट गया था, है ना? कांग्रेस में फूट पड़ी थी गरम दल और नरम दल में। तो फिर जो है एक हुए थे किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल एक हुए थे। और इसी में जो है बिहार के आपके नेता जाते हैं राजकुमार शुक्ल, और गांधी जी को कहते हैं कि आइए बिहार में और नेता बनिए किसका? 1917 में चंपारण सत्याग्रह का, यहीं से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यापकता सिद्धांत का संबंध किससे था? तो व्यापकता सिद्धांत का संबंध किससे था? लॉर्ड डलहौजी से था। व्यापकता सिद्धांत को ही हम कहते हैं राज्य हड़प की नीति। आपको पता है कि राज्य हड़प नीति के तहत जो है, यानी कि आपका अगर उत्तराधिकारी नहीं होगा तब जाकर के आपका जो है राज्य को हड़प लिया जाएगा। यानी कि अगर आपका वंशज में अगर बेटा नहीं है, यानी कि उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपकी जो संपत्ति है उसके मालिक अंग्रेज होंगे। इसीलिए तो 1857 की क्रांति हुई थी। और यह व्यापक सिद्धांत जो आया था 1848 में आया था। तंजौर था, बुंदेली था, मत्सेरी था, ये सब डिटेल्स में पढ़ोगे तब आप समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा था? देखिए 1857 की क्रांति के बाद जो है इनको, किनको? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और इनके बेटे को, छोटे छोटे बेटे थे, इनको चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी इनके बेटे को। और इनको जो है गिरफ्तार करके इनको और इनकी बूढ़ी को, यानी कि उनकी पत्नी को जो है कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। और ये जो बहादुर शाह जफर थे बहुत बड़े शायर थे। इन्होंने जाते जाते शायरी भी लिखी थी। ये शायरी कौन सी लिखी थी आखिरी, इनकी इनकी आखिरी शायरी कौन थी, ये आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा जो शुरू किया गया था 1930 में शुरू किया गया था। 1930 में शुरू किया गया था। 12 मार्च से शुरू किया गया था। 12 मार्च से शुरू किया गया था दांडी यात्रा। कह रहे कि पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। अब हुआ क्या था आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन, इंग्लैंड में जो है भारतीय नेता को बुला करके मीटिंग किया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी। कब हुआ था? 3, 1930, 1931 और 1932। कब? 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और तीन तीन गोलमेज सम्मेलन में जो है दूसरे में भाग लिए थे महात्मा गांधी। पूछता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे। और भाग लेने के बाद जो है यहाँ पहुँचते हैं कहाँ पर? इंग्लैंड में। पहुँचने के बाद जो है इन्होंने वहां से भाग आए थे। किस बेस पे भाग आए थे भारत में? भैया वापस लौट गए थे कि इन्होंने जो है एससी को, एससी बोले तो जो अनुसूचित जाति को जो है यहाँ दर्जा दे रहे थे। किसका? आप पढ़ेंगे कि एक होता है कि पृथक निर्वाचन का दर्जा दे रहे थे। इसीलिए जो है महात्मा गांधी जो है नाराज हो गए थे। तब जो है भीमराव अम्बेडकर इनको मनाने गए थे। कहाँ पर? भीमराव अम्बेडकर इनको जेल में मनाने गए थे, पूना की यरबदा जेल में। और इसी को मीटिंग हुआ था पूना के यरबदा जेल में, उसी को पूना समझौता कहा जाता है। और किन के बीच हुआ था? अम्बेडकर के बीच हुआ था। क्योंकि गांधी जी जो है आमरण अनशन पे बैठ गए थे कि हम जो है खाना नहीं खाएंगे क्योंकि आप जो है एससी को पृथक निर्वाचन दे रहे हैं। तब जाकर के लोगों ने कहा कि अम्बेडकर जी आप जा करके किनसे मिलिए? महात्मा गांधी से। ये विस्तार चर्चा की विषय है, कभी आप इतिहास में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज लेके आएंगे तो आप उस वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। और यदि पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। यह भारतीय थी, परंतु ये भारतीय नहीं थे। ये भारतीय नहीं थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। आयरलैंड के कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट। परंतु अगर कोई पूछेगा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि वापस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है सबने अपने अपने उपाधि लौटाना शुरू कर दिया था। किसने? सबने। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि लौटाया? महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? केसरी हिंद की। अंग्रेज द्वारा जो है इनको उपाधि दी जाती थी। उपाधि अच्छे अच्छे काम करने पर केसरी हिंद की उपाधि इन्होंने ये वापस कर दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को त्याग दिया था। समझे? जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है इतनी घटनाएं घटी थी, उसके बाद जो है ये सब उपाधि को वापस दे दिए। कहे कि आप जो है हम लोग के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो आपका दिया हुआ उपाधि क्यों रखेंगे। तब जो है वो वापस दे दिए थे। तो सर की उपाधि किनको दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और इन्होंने वापस लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पामस्टन थे। पामस्टन। यदि अगर आपको पूछे भारत की आज़ादी के समय यानी कि 1947 में भी पूछे, तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ये पूछ लेते हैं आपको ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? आपको पता है कि यह भ्रम फैल गई थी, यह मिथ फैल गया था किन में? हिंदी में और मुसलमानों की, कि उसमें जो होते हैं कारतूस, जो गोली भरने वाली होती है या रखने वाली होती है, उसमें जो है गाय और सुअर का चर्बी लगा होता है और उसे दांत से छीलना होता था। इसीलिए जो है मुंह लगाना नहीं चाहते थे, यानी कि दांत से नहीं छीलना चाहते थे, क्योंकि गाय को हिंदू पूजते थे और सुअर को लगभग इस्लाम अपने मानते थे। इसलिए जो है उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। तो मुख्य कारण या तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त करते उस। तब जो है मंगल पांडे जो है किसी की हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोल विद्रोह का नेता कौन था? कोल विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धो भगत था। कौन था? बुद्धो भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। इसी के दौरान महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था। करो या मरो। करो या मरो का नारा कौन दिया था? गांधी जी ने दिया था। और इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। और 9 अगस्त 1942 को यह प्रारंभ हो गई थी भारत छोड़ो आंदोलन। मुंबई अधिवेशन के बाद जो है यहाँ प्रारंभ हो गई थी, ग्वालियर टैंक के मैदान से यहाँ शुरू हुआ था। विस्तारित में चर्चा कर नहीं सकते अभी हम। देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में हुई थी। यानी कि बंगाल को बांट करके दो भागों में बांट दिया था। मान लीजिए ये बंगाल है, इसको दो भागों में बांट दिया था। एक था पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल अभी भी भारत में है और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश है अभी। तो ये बांटा गया था 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने जो है इसे बांटा था। कौन बांटा था? लॉर्ड कर्जन ने बांटा था। कौन बांटा था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में इसे दो भागों में बांटने का काम किया था। परंतु जो है 1911 में फिर इसे खत्म कर दिया गया था। पूछेगा कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1911 में रद्द हुआ था। और हुआ कब था बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ था। और किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगिणी के लेखक कौन है?
तो राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हण ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई में, जीरादेई में हुआ था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था, सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस बुकानन कौन था? इनमें से तो सारा होना चाहिए। फ्रांसिस बुकानन चिकित्सक भी था, सर्वेक्षक भी था, ध्यान में रखिए, ये दोनों थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे पूछा जाता है कि बताइए महात्मा गांधी